हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और चलिए हम अपनी क्लास का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग जो है अपने प्लीज़ जो है कमेंट करके हमको बताइए कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो सब लोग जो है निरंतर प्रयास करते रहिए। देखिए, इस परीक्षा के अलावा भी जल्द ही आगे भी तमाम प्रकार की भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। टीजीटी की भी जो है कह सकते हैं आपको 2026 में भर्ती जरूर देखने को मिल जाएगी इसके बाद प्रोसेस में। तो इसलिए जो नए बच्चे हैं और भी सब लोग हैं वो लोग जो है अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए रातों रात एक ही दिन में घड़ा नहीं भरता है। तो अभी से जो है आप लोग स्ट्रगल करिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो है सिलेबस बहुत है, तो आप लोग आगे आने वाली परीक्षाओं के में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए और आइए हम देखते हैं अपनी क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि जो है किशोरी में आयरन की कमी से उत्पन्न एनीमिया और साथ में विटामिन सी की कमी है, तो आयरन अवशोषण की जैव रासायनिक प्रक्रिया में मुख्य बाधा क्या होगी। तो ऑप्शन है फेरेटिन संश्लेषण में वृद्धि, फेरिक आयरन का फेरस में अपचयन ना होना, ट्रांसफेरिन संतृप्त में वृद्धि। फिर इसके बाद ऑप्शन है आपके पास हीम संश्लेषण की तीव्रता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर बी आंसर है आपका फेरिक आयरन का फेरस में अपचयन ना होना। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि किशोरी में आयरन की जब कमी होती है तो उनसे एनीमिया जो होगा उसमें जो विटामिन सी की भी कमी होगी, तब क्या हो जाता है कि फेरिक आयरन का फेरस में अपचयन नहीं हो पाता है। ये आपको जो है बाधा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में एडिमा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। सोडियम प्रतिधारण में कमी, नेक्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम की कमी में आनकोटिक दाब में गिरावट, प्लाज्मा आयतन में कमी, कोशिका पारगम्यता में कमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एल्यूमिनियम की कमी। एल्यूमिन की कमी से आनकोटिक दाब में गिरावट, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परिवार में ऊर्जा की आवश्यकता 24 केसीएल है परंतु प्रोटीन सेवन अपर्याप्त है, तो नाइट्रोजन संतुलन की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन है सकारात्मक, फिर है शून्य, फिर है नकारात्मक, फिर है परिवर्ती। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी नकारात्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा कि परिवार में ऊर्जा की आवश्यकता 24 केसीएल परंतु प्रोटीन सेवन अपर्याप्त है, तो नाइट्रोजन संतुलन की स्थिति क्या होगी नकारात्मक, क्योंकि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है ना। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा नहीं मिल पाएगी जब प्रोटीन व्यक्ति नहीं ग्रहण करेगा। तो अगला प्रश्न है वसा घुलनशील विटामिन का दीर्घकालीन अत्यधिक सेवन किस स्थिति को जन्म देता है। तो ऑप्शन है हाइपोविटामिनोसिस, फिर है अवशोषण अवरोध, फिर है हाइपर विटामिनोसिस, फिर है एंजाइम सक्रियता में कमी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, वसा घुलनशील जो है जो घुलनशील विटामिन है में दीर्घकालीन तक अत्यधिक सेवन, अत्यधिक यानी कि अधिकता, और जहां पर अधिकता होगी वहां पर आप क्या देखेंगे हाइपर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वहां पर होता है हाइपर, और जहां पर कमी होती है वहां पर होता है हाइपो। तो यहाँ पर जब अधिकता की बात हो रही है तो हाइपर, तो हाइपर आपको देखने को मिल जाएगा सी में हाइपो विटामिनोसिस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में आयोडीन की कमी से होने वाली मानसिक अविकास स्थिति का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है थायरोक्सिन का अत्यधिक स्राव, थायराइड हार्मोन संश्लेषण में कमी, पिट्यूटरी हार्मोन की वृद्धि, डिहेड्रेनालिन का अभाव। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी थायराइड हार्मोन संश्लेषण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कपास रेशे की मजबूती मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए है। ठीक है, कुछ आसान प्रश्न, कुछ सरल प्रश्न, इसी का जो है मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें करना क्या है कि ध्यान से सभी प्रश्नों को हल करना है, तो एक प्रश्न से तमाम और भी चीजें आपकी निकल कर सामने आएंगी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है सेलुलोज की क्रिस्टलीयता संरचना, फिर है लिग्नन की मात्रा, फिर है प्रोटीन श्रृंखला, फिर है मोम की परत। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ए सेलुलोज की क्रिस्टलीय संरचना, ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊनी वस्त्रों को क्षारीय डिटर्जेंट से धोने पर सिकुड़न क्यों होती है। केरोटिन की
डिनेचुरेशन के कारण, सेलुलोज विघटन, लिग्नन विघटन और पेक्टिन अपघटन। सही उत्तर ए हो जाएगा, कैरोटीन की डिनेचुरेशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित रेशों यानी कि जो ब्लेंडेड फैब्रिक होते हैं का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, टिकाऊपन और गुणों का संतुलन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशों की तुलना में सिंथेटिक रेशों में स्थैतिक विद्युत अधिक उत्पन्न होती है क्योंकि उनमें नमी अवशोषण कम होता है, वे भारी होते हैं, वे रंग जल्दी छोड़ते हैं, उनमें प्रोटीन अधिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उनमें नमी अवशोषण कम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी घर में क्रॉस वेंटिलेशन ना हो तो प्रमुख स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी कि जो स्वास्थ्य है उस पर क्या मुख्यतः प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीजन की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड संचय, नमी का पूर्ण अभाव, तापमान स्थिरता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड संचय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई में कार्य त्रिकोण वर्क ट्रायंगल का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? सौंदर्य, समय, मनोरंजन, संरक्षण, प्रकाश व्यवस्था, फिर है दीवार सजावट। तो उत्तर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वैसे भी बी ही था लेकिन उन्होंने कहा डी ऑप्शन दिखा दे, समय और ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, वर्क ट्रायंगल जो होता है आपका क्या होता है, जो टाल होती है उसमें बना होता है। एक तरफ आपका जहाँ पर आप गैस रख रही है, एक तरफ फ्रिज का केंद्र होगा और एक तरफ बर्तन धुलने का यानी कि सिंक का, वही आपका वर्क ट्रायंगल होगा। तो इससे क्या होगा, समय और ऊर्जा संरक्षण दोनों हो पाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, परिवार के जीवन चक्र सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में प्रमुख पारिवारिक चुनौती क्या होगी? आर्थिक स्थिरता, भूमिका संघर्ष, सामाजिक अलगाव, जन्म दर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विक्रेता लाभ, उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा, न्यास नियंत्रण, कर वृद्धि। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट निर्माण में स्थिर व्यय का उदाहरण क्या है? ए है सब्जी खर्च, बी है बिजली बिल, सी है किराया, डी है मनोरंजन। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, किराया। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, किराया। अगले प्रश्न पर, शिशु में प्रारंभिक 6 माह तक केवल स्तनपान की अनुशंसा का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक बचत, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि, स्वाद विकास, वजन अधिक बढ़ाना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि। कि उसमें होता क्या है, देखिए जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। वो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा इम्यूनोग्लोबिन होता है और वो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में
वृद्धि करता है। इसलिए 6 महीने तक का WHO के अनुसार भी रिकमेंड किया गया है कि सिर्फ बच्चों को माँ का ही दूध पिलाना है। अगला है मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में आत्म साक्षात्कार किस स्तर पर आता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च। सर्वोच्च स्तर पर जो है आत्म साक्षात्कार की बात आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद्य संरक्षण में पाश्चुरीकरण का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर बी हो जाएगा आपका, रोग जनक जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्च ताप पर प्रोटीन के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, डिनेचुरेशन, किण्वन, ऑक्सीकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या है? डिनेचुरेशन। ठीक है, उच्च ताप पर प्रोटीन के जमने की प्रक्रिया को डिनेचुरेशन कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है, तो ये हो जाएगा आपका परिवार। परिवार एक जो है सामाजिक इकाई है, समाज की मूल इकाई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या देखने को मिलता है? न्यूरल ट्यूब दोस्त आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन संतुलन की गणना में किन घटकों का अंतर लिया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन सेवन और नाइट्रोजन उत्सर्जन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सेवन और उत्सर्जन नहीं होगा, वसा सेवन और उत्सर्जन नहीं होगा, प्रोटीन सेवन और नाइट्रोजन उत्सर्जन। ये हो जाएगा नाइट्रोजन संतुलन की गणना में इन घटकों को लिया जाता है। किसका? तो प्रोटीन सेवन, क्योंकि प्रोटीन आपका एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अगला है एंजाइम सक्रियता पर पीएच का प्रभाव किस कारण होता है? तापमान परिवर्तन, प्रोटीन संरचना परिवर्तन, वसा पिघलना, फिर जल वाष्पीकरण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन संरचना परिवर्तन। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है घरेलू जल शोधन में क्लोरीनीकरण का क्या कार्य है? तो रंग हटाना नहीं होगा, गंध हटाना नहीं होगा, कठोरता बढ़ाना नहीं होगा, रोगाणुनाशक। ये जो है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की बहुत अच्छी तकनीक है। कौन सी? क्लोरीनीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है रेशे की पहचान हेतु बर्निंग टेस्ट में बालों जैसी गंध किसकी होती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, रेशम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? असीमित संसाधन, सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग, आर्थिक अधिक उपयोग, दृढ़ निर्भरता। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु के साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट में कमी का मुख्य कारण है? हार्मोन वृद्धि, मांसपेशी द्रव्यमान में कमी, जल सेवन वृद्धि, वसा अवशोषण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मांसपेशी द्रव्यमान में कमी। जब बेसल बेटा जो है बॉलिक रेट में कमी आएगी तो मांसपेशी द्रव्यमान में भी कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है परिवार में संचार अवरोध का परिणाम हो सकता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संघर्ष वृद्धि। अगला प्रश्न, खाद्य मिलावट की पहचान में आयोडीन परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आसान सा प्रश्न है, लेकिन आप लोग देख लीजिए ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च ताप पर तेल से धुआं उठने का कारण है? क्या है? जलवाष्प, स्मोक पॉइंट पार होना, नमक की उपस्थिति, प्रोटीन जमना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, स्मोक पॉइंट पर होना। स्मोक पॉइंट पार होना ये जो है उच्च ताप पर जब तेल से धुआं उठता है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका शिशु विकास में ऑब्जेक्ट परमानेंस की आवश्यकता किससे जुड़ी है? तो ये संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई है। ठीक है, भाषा विकास, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस ये आपका संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कपड़ों में रंग स्थायित्व की जांच किससे होती है? ये हो जाएगा आपका धुलाई परीक्षण। करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं रसोई अपशिष्ट का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? जो रसोई में कूड़ा कचरा वगैरह निकलता है उसका सर्वोत्तम उपयोग क्या है? तो ये हो जाएगा कंपोस्ट खाद बनाना। जो सब्जियों छिलका वगैरह और चीजें अन्य होती हैं तो उससे आप कंपोस्ट खाद मिट्टी के नीचे दबाकर बना सकती हैं। अगला है आपका विटामिन डी का सक्रिय रूप किस अंग में बनता है? ये हो जाएगा गुर्दा में। ठीक है, विटामिन डी का सक्रिय रूप, या आप जब खाते हैं भोजन, डी जो भी चीजें हैं उसको धूप में जब आपते हैं तो वो गुर्दे में आपके सक्रिय रूप में बनता है। फिर अगला है
उपभोक्ता के 6 अधिकारों में सूचना का अधिकार का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा उत्पाद की सही जानकारी पाना। प्रत्येक उपभोक्ता का क्या होता है कि उसको सही जानकारी उत्पाद के बारे में, वो खरीद रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसको उसकी सही जानकारी होना चाहिए। यही जो है सूचना का अधिकार होता है। अगला प्रश्न, परिवार में निर्णय प्रक्रिया का लोकतांत्रिक स्वरूप किसे दर्शाता है? एकल निर्णय, सामूहिक सहभागिता, दमन, गोपनीयता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सामूहिक सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का संबंध है वसापाचन, रक्त ग्लूकोज वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण, खनिज अवशोषण। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा रक्त ग्लूकोज वृद्धि दर। भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का संबंध है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रेशर कुकिंग में पोषक तत्व संरक्षण का कारण है? अधिक समय कम ताप, कम समय कम जल, खुला बर्तन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कम समय और कम जल इसमें, क्योंकि देखिए 120 नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल खौलता है, लेकिन कुकर में 120 डिग्री सेल्सियस पे जो है उबलेगा। तो इससे क्या होता है कम समय लगता है और कम पानी लगता है, तो चीजें जल्दी पक जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि का प्रमुख हार्मोन है? तो हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये किशोरावस्था का में तीव्र वृद्धि का प्रमुख हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है। अगला है वस्त्रों में मर्सराइजेशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर यही बी हो जाएगा चमक और मजबूती को बढ़ाना है ना। एक कपास पर की जाती मर्सराइजेशन प्रक्रिया, जिससे उसमें पीलापन हट जाता है, चमक आ जाती है और मजबूती। और जो करघे से उतरा हुआ कपड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रे गुड्स कहते हैं। वो पीला मटमैला होता है, वो प्रयोग लायक नहीं होता है ना। अगला है जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर होती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उबालना। ठीक है, अस्थायी जो कठोरता होती है, जो स्थायी होगी तो वो तो जल्दी नहीं जाएगी, लेकिन जो अस्थायी है वो उबालने से दूर हो जाती है। अगला प्रश्न परिवार नियोजन का सामाजिक लाभ है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा जीवन स्तर सुधारना, क्योंकि सामाजिक लाभ की बात की गई है। ठीक है, और तो बाकी जनसंख्या वृद्धि जो है होती है, जब संख्या बढ़ती है, संसाधन दबाव रहता है, बेरोजगारी की वृद्धि होती है, लेकिन जीवन स्तर सुधरता है जब परिवार नियोजन का सामाजिक लाभ पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है रेटिनॉल किस विटामिन का सक्रिय रूप है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि विटामिन ए। ठीक है, इसका जो है सक्रिय रूप ये, और ये यकृत में जो है संचित होता है। अगला है यदि आहार में फाइबर अत्यधिक हो तो कब्ज बढ़ेगी, ग्लूकोज नियंत्रण होगा, बेहतर रक्तचाप तुरंत बढ़ेगा, वसा पाचन रुकेगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा ग्लूकोज नियंत्रण बेहतर होगा। यदि आहार में फाइबर अत्यधिक है तो ग्लूकोज नियंत्रण बेहतर होगा। फिर अगला है शिशु में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य है वजन बढ़ना, प्रतिरक्षा विकसित करना, भूख बढ़ाना, नींद लगना। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्रतिरक्षा विकसित करना। शिशु में टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसकी प्रतिरक्षा किसी भी रोगों से लड़ने की शक्ति को उसके अंदर और ज्यादा डेवलप कर पाना। ठीक है, ये होता है टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य। सिलाई मशीन में टेंशन असंतुलित का परिणाम है? करेक्ट आंसर भी हो जाएगा धागा टूटेगा। जब टेंशन असंतुलित होगा तो धागा अपने आप बार बार टूटेगा, सिलाई में दिक्कत होगी। विटामिन के की कमी से दृष्टि दोष, रक्त का थक्का जमना, विलंब, या फिर त्वचा शुष्क होना। वैसे आंसर तो हमको यहीं से मिल गया था, लेकिन देख लेते हैं। फिर है हड्डी विकृत। हड्डियों के लिए विटामिन डी जिम्मेदार होगा, आप जान ही रहे हैं। विटामिन के की बात हो रही है तो रक्त का थक्का जमने में विलंबन ये होगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग में स्टेफिलोकोकस का स्रोत प्रायः है? ऑप्शन ए है मिट्टी, बी है संक्रमित व्यक्ति के हाथ, सी है जल, डी है बर्तन जो होते हैं धातु के। उनमें तो जो स्टेफिलोकोकस है इसका स्रोत प्रायः क्या है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति के हाथ। ठीक है, वहीं से ये समस्या बनना शुरू हो जाती है। फिर अगला देख लेते हैं सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? ए स्थिरता, बी शिक्षा, सी परंपरा, डी अलगाव।
करेक्ट आंसर भी हो जाएगा शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा वो कुल्हाड़ी है जिससे आप बड़ी से बड़ी अंधकार की जो है डाल काट सकते हैं, है ना। जो शेरनी का दूध है, जो जितने पिएगा वो उतने दहाड़ेगा, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, घरेलू प्रबंधन में प्राथमिकता निर्धारण का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए है आकांक्षा, बी है आवश्यकता, सी है दिखावा, डी है ऋण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आवश्यकता। ठीक है, प्राथमिकता निर्धारण का सिद्धांत है आवश्यकता। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी परिवार की आय स्थिर है और वे बढ़ रहे हैं तो सर्वोत्तम उपाय है ऋण लेना, व्यय नियंत्रण और बजट पुनर्रचना, सी है बचत बंद, डी है अनावश्यक खरीद। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा व्यय नियंत्रण और बजट पुनर्संरचना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी आज की सीरीज हो गई। ये क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और जो है महत्वपूर्ण आपके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपनी जो है योग्यता को जान ही रहे हैं अपने स्तर से कि किस तरह से आप लोग फाइट करेंगे तो आप लोग एक सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए लगातार, कमेंट करिए, आप लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए कि किस तरह से चीज़ें आपको कराई जाए, वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।